हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ क्लास 6 के साइंस के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर का नाम है भोजन या कहाँ से आता है। तो आइए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो हम देखते हैं इसमें एक पहला क्रियाकलाप दिया हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। देखिए यहाँ पे ये सारणी दिया गया है, इसी में अपने दोस्तों का नाम लिखना है और पूरे दिन में उन्होंने क्या क्या खाया है उस पदार्थ का नाम लिखना है। ये क्रियाकलाप इसलिए दिया हुआ है ताकि जब आप अपने दोस्तों से उनके खान पान के बारे में पूछेंगे तो आपको आपके दोस्त जो हैं वो अलग अलग राज्य के हैं, अलग अलग जगह के हैं, तो उनके खान पान के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो इस क्रियाकलाप से आपको विभिन्न प्रकार के खानों की जानकारी प्राप्त होगी। अब आइए हम दूसरा देखते हैं उसके आगे क्या लिखा हुआ है। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। चित्र 1.1 में आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे चित्र 1.1 में विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए इडली सांभर दिया हुआ है, बना है। यहाँ पे मछली बना हुआ है, यहाँ सब्जियां बनी हुई हैं। तो आइए अब इसके आगे हम देखते हैं खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनती हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि ये सभी चीज़ें किससे बन रही हैं। तो आप सोचिए। तो बच्चा सोचता है पके चावल के बारे में सोचो। तो हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। यानी इनका कहना है कि अगर हम लोग पके चावल के बारे में सोचते हैं तो हम लोग चावल पकाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक पानी और एक चावल। तो यही जो हम पानी और चावल मिलाए हैं ये दो पदार्थ या फिर इसको संगठक बोलते हैं। और आगे पढ़ते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर कह रहा है कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिन्हें एक दो चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती बल्कि बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती। जैसे चावल बनाने में तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, पानी और चावल। लेकिन अगर हम लोग सब्जी बनाएंगे, देखिए आगे लिखा है, यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की सब्जियों, कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आदि की आवश्यकता होती है। आपने सब्जी बनाया होगा, आपकी मम्मी घर पे बनाती होंगी तो आपने देखा होगा कि मम्मी सब्जी काटती हैं, फिर उसे छौंकती हैं, उसमें प्याज, तेल, मर्चा, नमक, मसाला आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आइए आगे हम देखते हैं दूसरा क्रियाकलाप क्या दिया हुआ है। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। यानी जो हमने यहाँ खाद्य पदार्थ के बारे में अपने दोस्तों के से पूछ कर लिखा था, अब उन्हीं के बारे में अपने घर पर चर्चा कीजिए और पूछिए कि इन सब चीज़ों को बनाने हमें कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। देखिए आगे सारणी बनी हुई है, 1.2 लिखा हुआ है सारणी का नाम। खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्री, यानी यहाँ खाद्य व्यंजन खाद्य पदार्थ लिखे हुए हैं और उनकी कच्ची सामग्री, उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं, किससे वो बनती है। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है रोटी, चपाती, ये कौन सी कच्ची सामग्री इसमें प्रयोग होती है, आटा और जल। जैसे आगे दिया है दाल, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कच्ची सामग्री में कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले। ऐसे ही आप लिख सकते हैं, सब्जी के बारे में लिख सकते हैं, हलवा के बारे में लिख सकते हैं, खीर के बारे में लिख सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे आप यहाँ भर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा है। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठन कहाँ से आते हैं। अब हम जो खास सामग्री है उनके
स्रोतों के बारे में आगे पढ़ेंगे कि ये कहाँ से आते हैं। तो आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोतों का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ऐसे ही चित्र में आप 1.2 ए में आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ चित्र दिया है 1.2 खाद्य संगठक के स्रोत। देखिए जैसे ए में कुछ पादप स्रोत दिए हैं, फल हो गया, ये देखिए और सारी सामग्रियाँ हो गई। इसमें कुछ जंतु स्रोत जैसे मुर्गी हो गया, अंडा हो गया, ये सब हमारे जंतु स्रोत हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम, क्या दिया हुआ है, यह कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी, इसमें हमें अनाज प्राप्त होते हैं। चित्र 1.3 में आप देख सकते हैं कि कहाँ से प्राप्त होता है गेहूं, अनाज के स्रोत कहाँ है। देखिए ये हमारा चित्र 1.3 है जिसमें अनाज के स्रोत के बारे में दिया है। जैसे धान का खेत, यहाँ से हमें धान प्राप्त होता है। फिर गेहूं का परिवहन, फिर इसको गेहूं कटाने के बाद गेहूं का जब परिवहन होता है तब हमारे पास ये सामग्री पहुंचती है। आगे पढ़ते हैं हम, कुछ अन्य खाद्य पदार्थों जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मुर्गा हो गया, मछली हो गया, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आगे क्रियाकलाप देखते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं और कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके अतिरिक्त यानी इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे आप देख सकते हैं सारणी कौन सा बोला इन्होंने, 1.3, तो ये हमारा सारणी 1.3 है। यहाँ पे देखिए खाद्य व्यंजन संगठक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत के बारे में लिखा हुआ है। जैसे खाद्य मद का नाम लिखा हुआ है इडली। कच्ची सामग्री क्या क्या पड़ती है इसमें, चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। और स्रोत क्या है, पादप। ऐसे ही आगे चिकन करी के बारे में दिया है, फिर खीर के बारे में दिया है। ऐसे आप और चीज़ों के बारे में खोज कर लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्रियाकलाप 3 में से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत है। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले सामान्य पशु हैं। आप लोग तो अपने डेली यूजेस में दूध पीते हैं और आप जानते भी होंगे कि ये गाय, बकरी और भैंसों से मिलता है। ऐसे ही आगे हम पढ़ते हैं दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम। आगे हम देखते हैं घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं। आप और सारे जंतुओं के नाम आप लिख सकते हैं। आगे हम देखते हैं तीसरा हमारा पॉइंट है भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। इसमें देखते हैं आगे क्या लिखा है, पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत होते हैं। आप सभी जानते हैं हमें जो भी अनाज मिलता है वह हमें पौधों के द्वारा ही मिलता है, ये हमारे मुख्य स्रोत हैं। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। जैसे आपने अनेक पत्तियों वाली सब्जियां खाई होंगी, जैसे पालक हो गया और साग उग हो गया, ये सब पत्तियों वाले सब्जियां हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते होंगे। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे चित्र 1.4 में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फोटो बना है पौधे का, एक पादप के खाने योग्य भाग देखिए। जैसे यहाँ पे पुष्प बना हुआ है, फिर फल है, तना यानी स्तंभ, ये पत्तियां हमारी। यहाँ देखिए नॉड, जहाँ कोना बना हुआ है यहाँ पे ये नॉड है हमारा, और ये इंटर नॉड हो गया। ये कलियां हो गई छोटी छोटी, देखिए ये आप देख सकते हैं कलियां हो गई। ये सब हमारे प्ररोतंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके नीचे देखिए हमें जड़ में देख सकते हैं, ये हमारी प्राथमिक मूल हो गई, ये हमारी द्वितीयक मूल हो गई, ये हमारे मूल तंत्र हो गए। अब हम आगे पढ़ते हैं। कभी आपने सीताफल, काशीफल
यानी सीताफल, कहीं कहीं आप जानते होंगे कि शरीफा को ही हम सीताफल बोलते हैं, के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न कीजिए। आप सभी अपने घर में प्रयत्न कर सकते हैं इससे। कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि सरसों का जो बीज होता है, इससे हम लोग तेल प्राप्त कर सकते हैं और इनकी पत्तियों का उपयोग जो हम साग बनाने में, खाने में कर सकते हैं सब्जियों के रूप में। क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या अधिक भाग खाए जाते हैं? अब बच्चों को ये क्रियाकलाप क्वेश्चन पूछा है कि बच्चे सोचकर अपना जवाब दें। इससे उनकी मानसिक शक्ति का भी विकास होगा और वो ऐसे खोजने से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आगे देखिए क्रियाकलाप 4 दिया हुआ है। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। देखिए सारणी 1.4 दिया हुआ है भोजन के रूप में पौधों के भाग के बारे में। देखिए यहाँ पे पहला कॉलम क्या बना है, खाद्य पदार्थों के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, पहला क्या, और फिर दूसरा कॉलम बना है संगठक या स्रोत, तीसरा कॉलम बना है पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है। देखिए पहले खाद्य पदार्थ में मुख्य स्रोत में क्या लिखा है, बैगन का भरता, इसके स्रोत क्या क्या है, बैगन हो गया, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य चीज हो गई, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधों से भी प्राप्त होता है। यहाँ देखिए हमारा पौधों का भाग ये फल के द्वारा बनता है और ये बीज। अब हम आगे देखते हैं इसके आगे क्या लिखा। देखिए यहाँ पांचवा क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दे तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दे और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो जाता है, यानी अंकुरित हो गए। देखिए यहाँ जैसे दिया हुआ है एग्जाम्पल में, साबुत मूंग एवं अंकुरित मूंग। देखिए ये एकदम पहले इसको भिगोया नहीं गया था, इस रूप में था। जब इसे पानी में छोड़ दिया जाता है एक दिन के लिए, उसके बाद सारी पानी को हम लोग निकाल देते हैं तो उसके बाद ये इस तरह से बन जाता है। इसके देखिए वाइट वाइट देखिए छोटी सी सफ़ेद सी संरचना बीज बाहर निकलती है। इसी जो अवस्था है ये चीज़, इसी हम अंकुरित अवस्था कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोए, पानी निकाल दे और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। यानी अगर ये प्रक्रिया जो हम लोग पानी में डुबो के रखने वाला करते हैं, अगर इससे इनमें ये चीज़ अंकुरित नहीं होता तो हम पानी को निकाल के फिर बीजों को वापस से धोते हैं। उसके बाद हम उसे गीले कपड़े से ढक कर रख देते हैं, फिर हम दूसरे दिन उसको देखेंगे। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकालता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? आगे हम देखते हैं। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ये जो होते हैं ना अंकुरित करने के बाद, इसे हम उबाल कर भी खा सकते हैं, मसाले में मिलाकर भी खा सकते हैं। ये जो होता है अगर आप खाली पेट खाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा करता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होते हैं? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, यानी हम कह सकते मीठा रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। जैसे आप चित्र 1.7 में देख सकते हैं। देखिए ये मधुमक्खी का छत्ता है, ये जो छत्ता है देखिए शहद भरा हुआ है पूरे मधुमक्खी के छत्ते में, देख रहे हैं आप सभी। अब आगे हम पढ़ते हैं।
फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते, अतः मधुमक्खियाँ, आगे हम पढ़ते हैं, इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका प्रयोग किया जा सके। हम इस ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। देखिए आप डेली यूजेस में या फिर कुछ लोग होते हैं कि अपने बॉडी के सेहत बनाने के लिए जो शहद होता है उसका प्रयोग करते हैं और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मनुष्य क्या करते हैं, इनके छत्तों के द्वारा शहद प्राप्त करके इसे भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, चौथा पॉइंट है जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, चित्र 1.8 में आप देख सकते हैं, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते हैं। देखिए आइए हम गिलहरी को देख लेते हैं। देखिए गिलहरी बनी है, गिलहरी अखरोट खाते हुए देख सकते हैं आप सभी। आगे बढ़ते क्रियाकलाप हमें दिया हुआ है कि सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ सारणी दिया हुआ है जंतु और उनके भोजन के बारे में। यहाँ जीव का नाम लिखा हुआ है, यहाँ खाए जाने वाला भोजन, जैसे भैंस, भैंस क्या खाता है, घास, खली, भूसा, अनाज, पत्तियाँ। ऐसे ही आगे बहुत सारे जंतुओं के नाम लिखे हैं, जैसे बिल्ली हो गया, भी देखिए छोटे जंतुओं को, पक्षी को, दूध को खाते पीते हैं। ऐसे चूहे के बारे में आपको लिखना है, चूहे भी छोटे कीड़े मकोड़ों को रोटी, दाल, रोटी, दूध सब खा लेते हैं इन लोग। ऐसे शेर मांस खाता है, ये सब आप लिख सकते हैं, जंतुओं को खाते हैं। ऐसे ही आगे सारे जीवों के नाम के आगे आप लिख सकते हैं कि वो क्या खाते हैं। अब आगे देखते हैं हम, अब यहाँ पे भी क्रियाकलाप दिया हुआ, यहाँ पर भी 7वां क्रियाकलाप दिया हुआ है, पढ़ते हैं हम। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। यानी जो हमारे ये जो सारणी बना है इसमें जीवों के नाम लिखे हुए हैं, तो आपको इसमें 3 वर्गों में इनको बांटना है। एक शाकाहारी वर्ग में जो भी जानवर है जो केवल शाकाहारी चीज़ खाते हैं, दूसरा मांसाहारी, ऐसे जानवर जो केवल मांस खाते हैं, और तीसरा सर्वाहारी, ऐसे जानवर जो शाकाहारी भोजन भी खाते हैं और मांसाहारी भी। तो आगे पढ़ते हैं हम, अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। देखिए यहाँ पे 3 कॉलम दिए हुए हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। देखिए गाय, शेर, कौवा, ये पहले से आपको दिया हुआ है, इसी प्रकार आपको और सारे कॉलम में भर लेना है। अब आगे पढ़ते हैं हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। यानी कि इसमें कहा गया है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता है, उन्हें खोजने की आवश्यकता होती है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किए जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने होंगे जिनसे यह सुनिश्चित हो जाए कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। ऐसे हमें संसाधनों की, ऐसे स्रोतों की ज़रूरत है जिन्हें हम अपने क्रियाओं द्वारा विकसित करें, जिसके द्वारा जिनके पास भी पर्याप्त भोजन नहीं पहुंच पा रहा है उनके पास भी पर्याप्त भोजन पहुंच सके। अब इसके आगे हम सारांश को देख लेते हैं इसका। देखिए इस पाठ का सारांश क्या है। पहला है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। दूसरा है, हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु है। ये हमने पढ़ा अपने पाठ में कि पौधे और जंतु हमारे मुख्य स्रोत हैं भोजन के। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं।
जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। आगे हम पढ़ सकते हैं, जो जंतु पादप और प्राणी दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो यहाँ मैं अपना इस चैप्टर को समाप्त करती हूँ। तो वीडियो में आगे बने रहने के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ये सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी को पढ़े और अपने पढ़ाई को मजबूत बनाएं और सरल बनाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और इसे सबसे ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।